हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कुछ धमाकेदार प्रश्नों के साथ में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हमने इस वीडियो में पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को भी ऐड किया है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्न है वीडियो के अंत में मैंने रखे हैं। इसलिए यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में शायद बन सकते हैं उनको आप मिस कर जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा और हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा मैं यहां पर जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो चलिए बेटा, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। और सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन पहला कह रहा है कि 75.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर, 90 डिग्री ईस्ट रेखांश पर और 0 डिग्री रेखांश पर। तो बेटा आपको बताना है, थोड़ा सा प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय मानक समय है वो किस रेखांश पर अपनाया जाता है, किस रेखांश से लागू होता है। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश को हम भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। अब बेटा यहां पर ऐसे की पॉइंट समझते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, तो कॉपी पेन तैयार रखिएगा। देखिए, जो भी यहां पर पॉइंट मैं बताऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखना है आपको। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ में बैठिएगा, बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है और क्या बता रहा हूं इसको नोट करते चलिएगा और थोड़ा सा समझने का प्रयास जरूर करिएगा। चलिए, तो देखिए की पॉइंट कौन कौन से हैं। यहां पर मैं बात करता हूं ग्लोब की। जो आपका ग्लोब है, ठीक है, इस पर जो भी आपकी आड़ी रेखाएं होती हैं, जिनको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, तो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, और जो आपकी ऊर्ध्वाधर, ठीक है, जो भी आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा। बेटा कुल अक्षांश की बात करते हैं कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांश होते हैं बेटा 181 है। और यदि आपसे पूछता है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, यह प्रश्न बन चुका है, याद रखिएगा, कंफ्यूज करता है ये पॉइंट और यहीं से प्रश्न गलत हो जाता है। पूछता है कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो वो है 181। और पूछता है यदि कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो वो है 179। इसको आप याद रखिएगा। यदि देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो देखिए कुल देशांतर रेखाएं हैं 360 है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। चलिए बेटा, जो आपको मैं मार्क कर रहा हूं, देखिएगा यहां पर जो आपकी जो मध्य की जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जो मध्य की जो आपकी ऊर्ध्वाधर देशांतर रेखा होती है, इसको बोलते हैं हम ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा ये आपके ग्लोब को दो अर्धगोलों में, ठीक है, अर्धगोलोब में क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। ये तो आपका होता है जो पश्चिमी अर्धगोलोब होता है और एक होता है आपका पूर्वी अर्धगोलोब होता है। ठीक है, जिसको हम अर्धगोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी मध्य की जो क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये होती है आपकी 0 डिग्री की। ठीक है, ये होती है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। और जो आपकी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है, इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री की जो 23.5 डिग्री की, ये प्रश्न पूछा गया है कि 23.5 डिग्री की जो उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और जो 23.5 डिग्री की आपकी दक्षिणी गोलार्ध में रेखा है उसको बोलते हैं हम मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। इसके बाद बात करते हैं जो आपकी 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा होती है, 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा होती है उसको बोलते हैं हम भारतीय मानक समय रेखा, जिसके बारे में आपके सामने प्रश्न है। बात वहीं पर आई या नहीं आई? तो देखिए प्रश्न है हमारा कि जो देखिए जो भारतीय मानक समय रेखा है वो तो मैंने आपको बता दिया कि
82 डिग्री ईस्ट रेखांश की जो रेखा होती है इसको भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ग्लोब के द्वारा मैंने समझाया है। यदि आपको समझाने का तरीका थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, यहां पर मैं देखिए मैं उठा रहा हूं आपको जीरो लेवल से। मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मान लीजिए आपका अभी तक आपने कोई पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, इसलिए मैं सभी चीजों को आपको बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन भी होता चले। जिन बच्चों को आता है उनका रिवीजन हो जाए और साथ में जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी मतलब ज्यादा ही कमजोर हैं, जिनका अभी तक ना उन्होंने देखा नहीं है, ठीक है, पढ़ा नहीं है, तो उनका भी यहां पर कवर हो जाए। चलिए इसके बाद देखिए और कौन से प्रश्न यहां पर बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि जो ग्रीनविच रेखा है और मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा, इसके बीच में जो समय है कितने समय का अंतर है। तो याद रखना है जो भारतीय मानक समय रेखा है ये 5.5 घंटा आगे चलती है। किससे? ग्रीनविच रेखा से। ठीक है, ग्रीनविच रेखा है जो आपकी मान लीजिए इंग्लैंड से जो गुजरती है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि किस किस देश से गुजरती है तो याद रखना है घाना हो गया, ठीक है, माली हो गया, टोगा हो गया, अल्जीरिया हो गया, ठीक है, बुर्किना फासो हो गया, स्पेन और फ्रांस। ठीक है, तो इन देशों से गुजरती है आपकी ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो मैं यदि बोलता हूं आपसे कि जो यदि इंग्लैंड में कितना बजा है 3, तो भारत में अभी समय कितना होगा? जो भारत का समय है वो होगा 8:30 बज चुका होगा। ठीक है, तो जो भारतीय मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है, ये आपको नोट कर लेना है। और जो उत्तर प्रदेश, सामान्य ज्ञान से यहां पर प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहां से होकर गुजरती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला से, ठीक है, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? भारतीय मानक समय रेखा। तो ये थे यहां से कुछ पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है बेटा। यदि आप किसी किताब में पढ़ते हैं तो याद रखिएगा यही आपको सभी चीजें पूरा कम से कम 4 से 5 पेज में कवर करेगा। ठीक है बेटा, 4 से 5 पेज पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत सारी चीजें आपको यहां पर रिवीजन करना है, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है अभी। तो यदि आप चाहते हैं कि देखिए एग्जाम में बच्चा सफल कब होता है? सफल होता है कि यदि उसको सही निर्देशन के साथ साथ यदि उसको सभी चीजें, ठीक है, जो विषय है उसको सभी चीजें ऐसी मिल जाए जो उसके एग्जाम के लिए आवश्यक है, तभी उसका सिलेक्शन होगा। तो याद रखिएगा यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल का नाम है एजुकेशन विद एनके। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पर। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि जो पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश को बोलते हैं हम, भारतीय मानक समय रेखा बोला जाता है और यही से भारत का समय चलता है। ठीक है, इसी रेखा के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए बेटा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? चलिए बताना है आपको कि दास वंश जिसको हम गुलाम वंश भी बोलते हैं, कह रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, इल्तुतमिश ने, या फिर मोहम्मद गौरी के द्वारा की गई। चलिए बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर और इसके बाद में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहां से संबंधित है। चलिए तो देखिए भारत में गुलाम वंश की स्थापना की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन दूसरा इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। इसको आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने एक एक करके यहां पर देखेंगे गियासुद्दीन तुगलक को भी, इल्तुतमिश को भी, मोहम्मद गौरी को भी कि कौन कौन से इनके कार्य रहे हैं, किस वंश की इनके द्वारा स्थापना की गई। चलिए तो गियासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं तो इनके द्वारा देखिए तुगलक वंश की स्थापना की गई। यदि आपसे पूछा जाता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई तो याद रखना है गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई। इसके अलावा देखिए गियासुद्दीन तुगलक से क्या संबंधित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि आपसे पूछता है देखिए कि नहरों का निर्माण सबसे पहले कराने वाला शासक कौन सा था तो याद रखना है आपको कि नहरों का निर्माण कराने वाला सबसे पहला शासक कौन था, वो था गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, देखिए
2 पॉइंट कंप्लीट हुए। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से वो है बेटा, यदि आपसे पूछता है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ठीक है, अब समझिएगा, देखिए 3 पॉइंट बताए मैंने। एक तो तुगलक वंश की स्थापना यदि आपसे पूछता है कि किस शासक के द्वारा की गई, तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। सबसे पहले नहरों का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया, तुगलक के द्वारा। ठीक है, पूछता है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना, नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। ये 3 पॉइंट यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए यहां एक और पॉइंट है आपके सामने। देखिए तुगलकाबाद में यदि 56 कोट दुर्ग की बात करते हैं कि किसके द्वारा बनवाया गया था, वो था गियासुद्दीन तुगलक। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक था जो बेटा, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, याद रखिएगा कौन था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई, जिसको हम दास वंश भी बोलते हैं। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना यदि पूछता है किसके द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, इसके अलावा देखिए यदि आपसे पूछता है कि लाख बख्श किसको कहा जाता है, याद रखिएगा लाख बख्श पूछा गया प्रश्न है। लाख बख्श किसको कहा जाता है, तो लाख बख्श की उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसको बोला जाता था कि लाखों का दान देने वाला को। ठीक है, कौन था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा देखिए यदि आपसे पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर में किस शासक के द्वारा करवाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम, ठीक है, मस्जिद का निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया। कुब्बत उल इस्लाम, थोड़ा सा जगह कम है, आप सुनते चलिएगा। कुब्बत इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और देखिए यदि आपसे पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया, कुतुब मीनार की यदि न्यू की बात करते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा शुरू करवाया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। और यदि आपसे कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो वो करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के द्वारा देखिए 4 मंजिल तक, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद उस पर क्या हुई थी, बिजली गिर जाने के कारण इसका एक खंड टूट गया था। ठीक है, इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक आए। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, 5वीं जो मंजिल थी वो बनवा दी। ठीक है, तो इस प्रकार अभी जो है आपका कुतुब मीनार, उसमें कितनी 5 मंजिल थी। ठीक है, चलिए इसके बाद इल्तुतमिश की बात करते हैं। तो इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, गुलाम भी था और दामाद भी था। इसने आराम शाह की हत्या करके, ठीक है, इसने आराम शाह की हत्या कर दी और 1211 में गुलाम वंश पर शासन करना शुरू कर दिया। किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के द्वारा देखिए कार्य कौन कौन से करवाए गए। यदि आपसे पूछता है कि दरगाह का स्थापत्य का जनक किसको बोला जाता है, तो वो इल्तुतमिश को बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी से जो इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी के, चलिए तो जो मोहम्मद गौरी था वो कौन था, ये भी आपको समझना है, और इससे संबंधित कौन कौन से पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखिए गौर का शासक, ठीक है, गौर का शासक कौन था, मोहम्मद गौरी था। ठीक है, और गौरी पर यदि बात करता है कि सबसे पहले आक्रमण कब किया गया भारत पर, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा सबसे पहले भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया गया था। किसके विरुद्ध, मुल्तान के विरुद्ध, 1175 ईस्वी में। यदि आपसे पूछता है कि भारत पर सबसे पहला ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक है जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, याद रखना है आपको, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। अब बेटा मोहम्मद गौरी से संबंधित यहां पर आपको 3 युद्ध समझना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा चांस रहेंगे बनने के मोहम्मद गौरी से। चलिए तो देखिए, एक तो है तराइन का युद्ध। में पिछले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी बता चुका हूं, फिर से एक बार आप सुन लीजिएगा। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ वो 1191 ईस्वी में हुआ। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें बेटा मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था,
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में फिर से युद्ध हुआ, ठीक है, 1192 ईस्वी में, जिसको हम बोलते हैं तराइन का दूसरा युद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो जो तराइन का दूसरा युद्ध है इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान लड़े, लेकिन यदि हार की बात करते हैं तो इस बार बेटा जो हार हुई वो किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की हुई, ठीक है, उल्टा हो गया। इसके बाद तीसरा जो युद्ध है मोहम्मद गौरी से संबंधित वो है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ, ठीक है, चंदावर का युद्ध हुआ, जयचंद कन्नौज के राजा थे जयचंद, ठीक है, तो राजा जयचंद के मध्य और किसके मध्य? मोहम्मद गौरी के मध्य, तो दोनों के मध्य हुआ और जीत किसकी हुई? मोहम्मद गौरी की। तो ये पॉइंट थे, मैं ये बता चुका हूं, जो युद्ध है पिछला जो प्रैक्टिस सेट था इसके उसमें ये प्रश्न ले चुका था, वो आपको बता दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख के कम बताया। जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बता दिए, इसलिए जरूरी है कि आप प्रतिदिन के प्रैक्टिस सेट लें और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताता जा रहा हूं आप नोट करते चलिएगा और एग्जाम के समय थोड़ा सा इनको पढ़कर जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? बेटा जो अंतरिम सरकार का गठन है वो कब किया गया था? आजादी के पहले किया गया था, ठीक है। तो 1946 में पूछ रहा है कि जो 1946 की जो अंतरिम सरकार थी इसमें वित्त मंत्री का पद किसे दिया गया था? चलिए, तो यहां पर ऑप्शन है आपके सामने, कह रहा R.K. षणमुखम शेट्टी, चिंतामन राव देशमुख, लियाकत अली खां और जॉन मथाई। चलिए तो यहां पर अंतरिम सरकार की बात कर लेते हैं कि अंतरिम सरकार में कौन कौन से सदस्य थे और किसको कौन सा पद दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है। चलिए तो देखिए 1946 की जो अंतरिम सरकार थी इसके बारे में देखते हैं। तो जो विदेश मंत्री का पद उस समय पे जो वायसराय थे उनको मिला था अध्यक्ष का पद, ठीक है। वो कौन थे? अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष। वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। याद रखिएगा, अंतिम वायसराय बोले जाते हैं, भारत के बोले जाते हैं कि अंतिम वायसराय कौन थे? वो थे माउंटबेटन। तो माउंटबेटन कौन थे? अध्यक्ष थे उस समय, ठीक है। उपाध्यक्ष की बात करते हैं या फिर बोलते हैं कि विदेश मंत्री का पद किसे मिला था? वो था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? गृह मंत्री का पद मिला था, ठीक है, गृह मंत्री थे, ठीक है। इसके बाद देखिए सरदार बलदेव सिंह, नोट कर लीजिएगा, बलदेव सिंह। जो सरदार बलदेव सिंह थे उनको पद मिला था शिक्षा मंत्री का, रक्षा मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री, याद रखिएगा, ठीक है। सी राजगोपालाचारी को मिला था, सी राजगोपालाचारी कौन थे? शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। और जो लियाकत अली थे, लियाकत अली को मिला था वित्त मंत्री का पद। तो हमसे पूछा क्या गया है, समझिएगा, अब आप आंसर भी जान गए होंगे। कह रहा है कि जो अंतरिम सरकार थी इसमें भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन आपका तीसरा यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, लियाकत अली वित्त मंत्री थे। चलिए अब देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा आंसर तो यहां पर क्लियर हो गया, हमने आंसर जान लिया है कि जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट है R.K. षणमुखम शेट्टी, यहां से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। यदि आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के। देखिए आजादी के पहले जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? लियाकत अली खां। आजादी मिली और इसके बाद जब प्रथम सरकार का गठन हुआ तो उसके वित्त मंत्री कौन हुआ? R.K. षणमुखम शेट्टी, ठीक है, प्रथम वित्त मंत्री हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा, ठीक है। प्रथम बजट भी इन्हीं के द्वारा पेश किया गया, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं देशमुख जी की। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल पूछता है कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं, प्रथम गवर्नर जनरल
कौन रहे? देशमुख, ठीक है, जनरल। चलिए, जॉन मथाई, तो जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल मंत्री रहे हैं, ठीक है, और साथ में वित्त मंत्री भी रहे हैं। चलिए, यहां से ये थे इंपोर्टेंट पॉइंट। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है? चलिए, अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का और सुक्रोज का। चलिए, तो देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका प्रयोग करती है बेटा? ग्लूकोज। किसका? ग्लूकोज का करती है। तो ऑप्शन दूसरा यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है बेटा, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है इससे, ठीक है, तुरंत, बिल्कुल जैसे ही ग्लूकोज लेते हैं उससे तुरंत एनर्जी मिलती है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न बनता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा बेटा प्राप्त होती है वसा से, ठीक है। कितनी? 9 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी, ठीक है। और यदि ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज से होती है 4 किलो कैलोरी, ठीक है। तो याद रखना है, 1 ग्राम यदि वसा टूटता है तो 1 ग्राम वसा से कितनी? 9 किलो कैलोरी, याद रखिएगा, 9 किलो कैलोरी तक ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 ग्राम यदि ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो उससे होता है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किससे होती है ऊर्जा प्राप्त? वसा से होती है। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, सबसे पहले ऊर्जा कौन देता है, तो वो देता है ग्लूकोज। बेटा, अमीनो अम्लों की बात करते हैं तो अमीनो अम्लों की देखिए कुल संख्या कितनी है? 20 है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, ऑप्शन है पहला नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, हिलरी रोडहाम क्लिंटन और मार्गरेट थैचर। तो बेटा, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई थी जिसका नाम क्या था? द स्ट्रगल इज माई लाइफ। अब यहां से प्रश्न देखिए कैसा बनता है, समझिए। पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसको कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम क्या था? हेरोडोटस, फाहियान, मेगास्थनीज या फिर हेलियोडोरस। चलिए, हेरोडोटस की बात करते हैं तो हेरोडोटस कौन था? इतिहास का पिता, इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास का जनक माना जाता है किसको? हेरोडोटस का। इसके अलावा इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका। चलिए, फाहियान की बात करते हैं बेटा, तो फाहियान एक चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री। पूछा जाता है किसके समय में भारत यात्रा की थी इसने? तो याद रखना है विक्रमादित्य, ठीक है, जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, के शासनकाल में इसने यात्रा की थी। और मध्य प्रदेश के बारे में इसने अपनी पुस्तक में इसने विवरण दिया है। चलिए, मेगास्थनीज की बात करते हैं तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। कौन था? राजदूत, ठीक है। किसके दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसके द्वारा बेटा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है इंडिका। ये बार बार पूछा जाता है, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम क्या है? मेगास्थनीज। हेलियोडोरस इंपोर्टेंट है, इसको सुनिएगा। हेलियोडोरस से प्रश्न बनता है, देखिए, जो हेलियोडोरस है कौन था? एक यूनानी शासक था। कौन था? यूनानी राजदूत, ठीक है। इसके द्वारा बेटा एक स्तंभ का निर्माण करवाया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में बेसन नगर में एक स्तंभ बनवाया गया जिसका नाम है हेलियोडोरस स्तंभ, ठीक है। एक ही पत्थर को काटकर इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके द्वारा करवाया गया? हेलियोडोरस के द्वारा करवाया गया और इसी के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया था हेलियोडोरस स्तंभ, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के बेसन नगर में है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए, जो हेलियोडोरस स्तंभ है इसका एक नया नाम प्रचलित है, वो है खाम बाबा।
खाम बाबा के नाम से भी इसको हम जानते हैं, हेलियोडोरस स्तंभ को। चलिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, मेगास्थनीज। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1948, 1950, 1951 और 1952 में। तो देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करते हैं तो यहां पर दो चीजें जाननी है कि एक तो कब हुआ ये प्रारंभ, और दूसरा जानना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। चलिए तो देखिए बेटा, महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। किसके जन्मदिन पर? महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। ये आप डेट याद रखिएगा, ठीक है। उद्देश्य की बात करते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो देखिए गांवों का विकास करना, सीधी सीधी भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था इसका समुदाय का विकास करना, गांवों का विकास करना था, ठीक है। गांव का कैसे विकास करना? कृषि से संबंधित क्षेत्र का विकास करना, पशुपालन का विकास करना, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था करवाना, शिक्षा के क्षेत्र उपलब्ध कराना, ठीक है, स्वास्थ्य की, ठीक है, विकसित करना, इन सभी में क्या करना था? सुधार करना था, ठीक है। यह था आपका उद्देश्य किसका? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। चलिए तो ऑप्शन यहां पर हमारा चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? चलिए मैंने देखिए एक प्रश्न यहां पर, पिछला जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने एक प्रश्न लिया था जैन धर्म से संबंधित, जिसमें मैंने आपको जितने भी जैन धर्म से संभावित प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में बन सकते थे सभी को मैंने बताया था और कहा था कि नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। बुद्ध से संबंधित भले ही मैंने यहां पर एक प्रश्न लिया है, लेकिन बताऊंगा जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी यहां से प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। बस इस वीडियो को आप एक काम जरूर कर दीजिएगा बेटा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो भी भाई बहन यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए जीके और एक हिंदी हो गया, ये 2 विषय ऐसे हैं आपके सिलेबस में यहां पर जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। यदि यही विषय कमजोर रह गए तो आपका सिलेक्शन मुश्किल पड़ जाएगा बेटा, क्योंकि देखिए माइनस मार्किंग है साथ में, ठीक है, 0.5 की माइनस मार्किंग है, और साथ ही साथ देखिएगा जो मतलब गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, ये विषय ऐसे हैं कि कभी इनके द्वारा उद्धार नहीं हुआ किसी का, याद रखिएगा। यदि आपका जीके अच्छा नहीं है और हिंदी अच्छा नहीं है तो सिलेक्शन मुश्किल, नामुमकिन है आपका, याद रखिएगा। आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा। यहां पर पेड कोर्स नहीं दे रहा मैं आपको, यहां पर एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको मैं इतनी सारी चीजें यहां पर बता रहा हूं जो आपके सिलेक्शन के लिए आवश्यक हैं, याद रखिएगा। चलिए तो एक लाइक ही बता रहा हूं, मांग रहा हूं आपसे, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए कह रहा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ था, ठीक है, कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है पहला बनारस में, कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में। तो देखिए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, चलिए तो ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? ऑप्शन चौथा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बोधगया में निरंजना, लिख लीजिएगा। शुरुआत हो गई आपके इंपोर्टेंट पॉइंटों की। निरंजना नदी, ठीक है, पूछता है किस नदी के तट पर हुई थी, तो निरंजना नदी के तट पर। वृक्ष कौन सा था? याद रखिएगा, पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष था, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी बेटा इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब बताऊंगा आपको, ठीक है। तपस्या, ठीक है, तपस्या के बाद में इनको यदि आपसे पूछता है कि कौन से दिन, तो याद रखना है आपको बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा। बेटा जो पूर्णिमा है ये बौद्ध धर्म में इसका सबसे ज्यादा महत्व है। क्यों है समझिएगा, जो भगवान बुद्ध हुए हैं, बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा को हुआ था बेटा, ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा को ही हुई थी, ठीक है, और उनकी मृत्यु भी पूर्णिमा को ही हुई थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तीनों काम कब हुए? पूर्णिमा को हुए, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और बौद्ध धर्म में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। चलिए देखिए 6 वर्ष की इनके द्वारा कठिन तपस्या की गई, तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे, और बैसाख पूर्णिमा को क्या हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये याद रखिएगा। कुशीनगर में पूछता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी बेटा? मृत्यु हुई थी। और इसी को क्या बोला जाता है, इनके द्वारा जब भी प्राण त्यागे गए, इस घटना को बोला जाता है बेटा
निर्वाण। याद रखिएगा, ये प्रश्न, ये शब्द बार बार पूछा गया है एग्जाम में। मैं बताऊंगा कौन कौन से शब्द हैं जो बौद्ध धर्म से पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए, इनकी मृत्यु, इनके प्राण त्यागने की जो घटना है, इसको क्या बोला जाता है? निर्वाण बोला जाता है। कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। बेटा जन्म की बात करते हैं, ठीक है। तो जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया गया था, तो याद रखना है सारनाथ में पहला उपदेश, ठीक है। पहला उपदेश दिया गया था किसके द्वारा? महात्मा बुद्ध के द्वारा सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था। और पहला उपदेश देने की घटना को क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। पहला उपदेश देने की घटना कहां पर की गई थी बुद्ध के द्वारा? सारनाथ में, ठीक है। ये पॉइंट। चलिए, इसके बाद एक पॉइंट है, चलिए, यदि आपसे पूछता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए गए, ठीक है, तो बेटा महात्मा बुद्ध है, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित, क्योंकि जो ज्यादातर घटनाएं हुई हैं वो उत्तर प्रदेश में हुई हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश कहां पर दिए गए? श्रावस्ती में। देखिए, यदि प्रथम उपदेश की बात करते हैं तो प्रथम उपदेश कहां पर दिया गया था? सारनाथ में। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए गए? तो श्रावस्ती में दिए गए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये थे कुछ यहां से पॉइंट, ठीक है। एक और पॉइंट है, एक ही है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, बोर नहीं करूंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो देखिए, एक घटना है, तो आंसर पहले देखिए, आंसर तो आपका बोध गया हो गया कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में हुई थी, ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। निरंजना नदी, जिसको हम फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं, उसके किनारे बैठकर हुई थी। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। जन्म की बात करते हैं तो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, ठीक है। यदि मृत्यु की बात करते हैं तो ये भी पूर्णिमा को हुई थी, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुई थी, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक है। अब जो पॉइंट है वो है आपका महाभिनिष्क्रमण। एक पॉइंट है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। ये क्या होता है समझिएगा। तो देखिए, ग्रह त्याग की घटना को बोलते हैं बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। और यदि आपसे पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने किस उम्र में, ठीक है, किस अवस्था में अपना ग्रह त्याग किया था, तो 29 वर्ष, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था। चलिए, अब एक भी पॉइंट नहीं। चलिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनेगा। देखिए, भले ही मैं यहां पर विकल्प करवा रहा हूं, देखिए, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, देखिए एक एक को यहां पर ले रहा हूं। और बेटा, यदि आप किताब पढ़ते हैं किसी टीचर के यहाँ, यदि आपने कोर्स खरीदा है, 10-10 हज़ार में आप कोर्स खरीदते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, तो वहां पर आपको 10-10 हज़ार रुपए लगते हैं इस चीज के। यहां पर मैं ऐसे बिंदु जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं वो यहां पर आपको फ्री में उपलब्ध हो रहे हैं। तो बेटा, इतना तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा कि भील जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। चलिए, तो देखिए, जो भील जनजाति है वो कहां पर पाई जाती है? गुजरात हो गया आपका, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, देखिए, जनजाति से संबंधित प्रश्न है। तो भील जनजाति की यदि पूछता है कि सबसे ज्यादा भील जनजाति, तो सबसे ज्यादा भील जनजाति आपका एक तो गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश। ये मैंने क्रम से आपको बताया, ठीक है। अब बेटा, यहां पर उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश से ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको यहां पर जनजाति से संबंधित 1-2 पॉइंट ना बताऊं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो वो है बेटा थारू जनजाति, ठीक है। जो थारू जनजाति होती है, ये दीपावली को बेटा शोक पर्व के रूप में, ठीक है, शोक पर्व के रूप में मनाती है, ठीक है। जो थारू जनजाति होती है शोक पर्व के रूप में मनाती है, ठीक है। होली के त्योहार पर पूछा जाता है कि होली के त्योहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है थारू जनजाति के द्वारा, तो खिचड़ी नृत्य किया जाता है। थारू जनजाति के द्वारा होली के त्योहार पर किया जाता है, खिचड़ी नृत्य किया जाता है। बेटा, एक प्रश्न पूछ रहा हूं, कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है,
कि जो खिचड़ी मेला है वो कहां पर आयोजित किया जाता है उत्तर प्रदेश में? कमेंट कर दीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? अंतड़ियों को, फेफड़ों को, जिगर को, तिल्ली को? चलिए तो ऑप्शन देखिए, तीसरा यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसको प्रभावित करता है? जिगर को। जिगर को ही क्या बोलते हैं बेटा? यकृत। यकृत जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। यकृत से संबंधित एक और रोग है जिसको हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस, सिरोसिस, ठीक है। चलिए मैं पूछता हूं बेटा कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। चलिए मलेरिया, तो मलेरिया की बात की गई है, प्रश्न पूछा जाता है। देखिए मलेरिया से कैसा प्रश्न बन सकता है कि मलेरिया किसके कारण होता है, ठीक है, किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो याद रखना है आपको कि जो मलेरिया है वो होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और प्लाज्मोडियम कौन है? प्रोटोजोआ वर्ग से है। किससे है? प्रोटोजोआ। तो जो प्लाज्मोडियम है वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक रोग है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए वाहक की बात करते हैं बेटा कि मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम का वाहक होता है, मलेरिया रोग का जो वाहक होता है वो कौन होता है? एक मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अंतड़ियों की बात करते हैं तो आंत, ठीक है, तो आंत से संबंधित जो रोग है वो है टाइफाइड, टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड होता है एक बैक्टीरिया के कारण जिसको हम बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। ये आंत से संबंधित रोग है, ठीक है। इसमें आंत में छेद तक हो जाता है बेटा, ठीक है। चलिए फेफड़ा, फेफड़ा से संबंधित कौन सा रोग है? निमोनिया। जो निमोनिया है इसमें प्रभावित होता है फेफड़ा, ठीक है। चलिए तिल्ली, तिल्ली को बोलते हैं प्लीहा। प्लीहा जो होता है इसको बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। ये सभी प्रश्न जो हैं वो बताए हैं मैंने आपको, ये प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, इसको नोट जरूर करते चलिएगा। और साथ में ध्यान लगाकर, यदि आप नोट नहीं करते हैं तो ध्यान लगाकर सुनते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? वार नियंत्रण, पीने के पानी की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो देखिए ऑप्शन तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है बेटा? वो है श्वेत क्रांति। तो यहां पर समझना है हमें श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के बारे में अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम। हरित क्रांति, ठीक है। जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं तो बेटा इसका उद्देश्य था श्वेत क्रांति को बढ़ावा देना, ठीक है। जो ऑपरेशन फ्लड था इसका जो उद्देश्य था वो था श्वेत क्रांति को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। किसकी? ऑपरेशन फ्लड की, ठीक है। यदि मैं पूछता हूं कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है तो बताइएगा कमेंट करके कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है। ये था आपका ऑपरेशन फ्लड। बात करते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का यदि मैं पूछता हूं कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की तो याद रखना है आपको नॉर्मन वोरलॉग। भारत में बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की? MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई तो याद रखना है 1967-68, ठीक है। 1967-68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। कब हुई? यदि आपसे पूछता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा कौन से खाद्यान्न पर जोर दिया गया है तो याद रखना है गेहूं और चावल, ठीक है। गेहूं और चावल पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। चलिए देखिए जितने भी यहां पर ऐसे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं बेटा सभी को मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न है कि हरिजन सेवक संघ है, ठीक है। संघ की स्थापना किसने की थी? BR शिंदे, महात्मा गांधी, BR अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। चलिए तो बेटा देखिए इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1932, थोड़ा सा कंफ्यूज था मैं। 30 अक्टूबर 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा, पूछता है किसके द्वारा? याद रखिएगा हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी के द्वारा फिर लॉन्च की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। 30 अक्टूबर 1932 को कहां पर? पुणे में,
इसकी हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। यदि अध्यक्ष की बात करते हैं बेटा, तो प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, जो हरिजन सेवक संघ है, इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला प्रथम अध्यक्ष थे। और सचिव की बात करते हैं बेटा, तो अमृतलाल टक्कर, ठीक है, अमृतलाल टक्कर हरिजन सेवक संघ के प्रथम सचिव थे। तो ये कुछ पॉइंट है यहां से। ठीक है, जो हरिजन सेवक संघ था, इसका बेटा उद्देश्य था हरिजनों के साथ में जो भी छुआछूत जैसे द्वेष थे उनको क्या है, इनसे निपटाना था। इनके जो अस्पृश्यता थी उसको क्या है, उसके बारे में चर्चा करना, लोगों को जागरूक करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? ऑप्शन पहला है ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। तो देखिए जो इतिहास है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आपका होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल और एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको भागते हैं फिर से 3 भागों में। एक तो होता है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और होता है नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। आद्य इतिहास काल को बांटते हैं 2 भागों में। एक तो होता है आपका सिंधु सभ्यता के अंतर्गत विभाजित करते हैं और एक होता है वैदिक काल, वैदिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास, इसको 3 भागों में बांटते हैं। तो जो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है, तो वो पड़ती है बेटा आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। तो ऑप्शन चौथा यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल है, रेफ्लेक्सिया है, कैक्टस है, रजनीगंधा है। चलिए तो देखिए संसार का सबसे बड़ा फूल, संसार का सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेक्सिया। मैं बोलता हूं कि सबसे छोटा फूल, सबसे छोटा फूल, सबसे बड़ा देखना है और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा होता है वुल्फिया, वुल्फिया। जो बेटा रेफ्लेक्सिया होता है इसका व्यास लगभग कितना, 1 मीटर तक होता है। याद रखिएगा कितना, 1 मीटर तक होता है। ठीक है, और वजन की बात करते हैं तो 8 केजी तक इसका वजन होता है। रेफ्लेक्सिया, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि जो रेफ्लेक्सिया है पुष्प कहां पर पाया जाता है, तो याद रखना है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के सुमात्रा में, इंडोनेशिया के सुमात्रा में पाया जाता है रेफ्लेक्सिया पुष्प। और इससे बड़ी ही सड़ी किस्म की, कैसी सड़ी बदबू आती है इससे। ठीक है, जो रेफ्लेक्सिया जो पुष्प होता है 1 सेंटीमीटर तक इसका व्यास होता है, बहुत ही बड़ा बेटा पुष्प होता है और 8 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। यदि पूछा है कि कहां पर पाया जाता है, तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, ये कैसा एक परजीवी है। ठीक है, परजीवी पुष्प है, किस पर, बाइटस की जड़ पर परजीवी होता है। ठीक है, चलिए छोटा पुष्प कौन सा है, वुल्फिया। जो इसका व्यास है वो होता है 0.1 mm, बहुत ही छोटा होता है बेटा। ठीक है, देख नहीं सकते आप इसको नग्न आंखों से। तो सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया। चलिए अब देखिए एक और पॉइंट समझ लीजिएगा। यदि आपसे प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है पाया जाता है, वो होता है नागकेसर, नागकेसर। जो नागकेसर है ये पाया जाता है बंगाल हो गया, ठीक है, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इन जगह पर आपको देखने को मिलेगा नागकेसर। ठीक है, 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, ऊंचा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया, ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? पहला ऑप्शन है योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ऑप्शन चौथा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है इसको बोलते हैं हम CSO बोलते हैं। और वर्तमान में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। योजना आयोग की बात करते हैं तो बेटा योजना आयोग का गठन 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए यदि आपसे पूछता है कि किस कमेटी के सुझाव पर किया गया था, तो याद रखना है केसी कमेटी के सुझाव पर किया गया था। ठीक है, योजना आयोग को ही 2015 1 जनवरी 2015 में
1 जनवरी 2015 में नीति आयोग में इसको बदल दिया गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि योजना आयोग का स्थानांतरण किसके स्थान पर हुआ है, तो नीति आयोग के स्थान पर हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए कह रहा है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत को पाकिस्तान से, भारत को चीन से, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, बांग्लादेश और भारत को। तो जो 3 बीघा कॉरिडोर है ये किसको जोड़ता है, बांग्लादेश को भारत से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। तो डबल प्रश्न हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत की तट रेखा है, आपको बताना है कि भारत की कुल तट रेखा कितनी है। पहला ऑप्शन है 5500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 8400 किलोमीटर। तो समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इसको, फिर आप आंसर की ओर बढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए तो देखिए जो भारत की तट रेखा है, यदि बात करते हैं मुख्य भूमि की, ठीक है, जो मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि की तट रेखा की बात करते हैं तो वो है कितनी, 6100 किलोमीटर। ठीक है, और साथ में यदि अंडमान निकोबार की भी तट रेखा लेते हैं तो कुल तट रेखा कितनी होती है, 7516 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15200 किलोमीटर। ठीक है, पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो बेटा गुजरात की। ठीक है, गुजरात की है। सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, गोवा की है। ठीक है, ये थे कुछ यहां से महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। पहला ऑप्शन है, कह रहा है 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर। तो देखिए अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह से कैसे 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा कि निम्न में से कौन इनपुट इकाई है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो देखिए इनपुट इकाई क्या होती है, जो कंप्यूटर में क्या है, डेटा को भेजती हैं। ठीक है, सूचना भेजती हैं। और आउटपुट इकाई होती है जो सूचना हमको जो सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट इकाई। तो देखिए माउस कैसी है, सूचना भेजने का काम करती है, कीबोर्ड भी। ठीक है, कोई चीज हम टाइप करते हैं तो सूचना भेजते हैं, स्कैनर भी। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कौन कौन सी इनपुट, कुछ यहां पर देख लेते हैं, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो जो इनपुट कौन कौन सी, माउस हो गया, कीबोर्ड, स्कैनर। इसके अलावा देखिए टच पैड आते हैं ना आजकल मार्केट में, बच्चों को पहले स्लेट दी जाती थी लिखने के लिए, आपको याद होगा। ठीक है, अब जो प्रयोग होता है वो टच पैड का होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए सीसीटीवी हो गया, कैमरा। ठीक है, लाइट पेन हो गए। ठीक है, और माइक्रोफोन, ये होती हैं आपकी इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, मॉनिटर, जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर। इसके बाद स्पीकर हो गया और प्रोजेक्टर, ये होती हैं आउटपुट डिवाइस। चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों देखिए आज के जो हमने जीके के जो भी आपके हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया और साइंस से संबंधित जो प्रश्न थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए यहाँ पर। अब इसके बाद जो बढ़ना है हमको वो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित। अभी तक जो आपने वीडियो देखा, ठीक है, वो एक अलग पोर्शन था। अब यहाँ से देखिए जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है, यहाँ से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में सामान्य ज्ञान से संबंधित, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, बस एक काम कर दीजिएगा कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। पहला ऑप्शन है, कह रहा है बिरहा, कजरी, रसिया, ढोला मारू। चलिए तो बिरहा की बात करते हैं। चलिए जो बिरहा है बेटा, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया है आपका, पूर्वी उत्तर प्रदेश यहां पर प्रचलित है, जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया
और पश्चिमी बिहार का जो एरिया हो गया, यहां पर बिरहा गीत गाए जाते हैं। ठीक है, कजरी मिर्जापुर, जो मिर्जापुर का भाग है, जो मिर्जापुर है वहां पर कौन सा गीत, कजरी लोकगीत गाया जाता है। रसिया की बात करते हैं तो जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज, वहां पर रसिया लोक नृत्य प्रसिद्ध है। ढोला मारू, जो ढोला मारू है बेटा, आपने देखिए ढोला मारू, जो ढोला मारू है एक राजस्थान की चित्रकला है। क्या है, राजस्थान की चित्रकला है। तो ऑप्शन यहां पर चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। जो ढोला मारू है, जैसे ही आपने रोमियो जूलियट सुना है, उनकी प्रेम कहानी, तो जैसे ही रोमियो जूलियट थे वैसे ही राजस्थान में प्रचलित है ढोला और मारू। ठीक है, तो नरवर राजकुमार कौन थे, ढोला, और पोंगल राजकुमारी, ठीक है, पोंगल राजकुमारी और नरवर राजकुमार। ठीक है, तो ढोला और मारू, आपने ढोला हो गया और नरवर राजकुमारी मारू, इनकी ये कहानी है। ठीक है, प्रेम कहानी है। तो देखिए किस पर है, तो ऊंट पर। ठीक है, ऊंट की सवारी करते हुए इस चित्र को क्या करते हैं, दर्शाया जाता है। आपने देखी भी होगी शायद, जो ऊंट का चित्र होता है राजस्थान में। ठीक है, तो ऊंट के चित्र पर इस सवारी को दर्शाया गया है। ये प्रेम कहानी है किसकी, ढोला और मारू की। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है। चलिए देखिए, मेरी बेटा यही कोशिश रहती है कि मैं सोचता हूं कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा समझाया जाए कि शायद आपके दिमाग तक पहुंच जाए। बाकी यदि मैं फेल होता हूं तो बुरा लगता है मुझे, पर कोशिश तो करता हूं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा कौन सी है। अंग्रेजी है, संस्कृत, उर्दू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी की राजभाषा कौन सी है, ऑप्शन तीसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बेटा जो हिंदी है, उत्तर प्रदेश में हिंदी राजभाषा को कब अपनाया है, 1968। ठीक है, राजभाषा का दर्जा दिया गया। उर्दू की बात करते हैं, आपकी द्वितीय राजभाषा है, और इसको कब अपनाया गया, 1989 में। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सैयद सालार मेला कहां आयोजित किया जाता है। सहारनपुर में, बहराइच, बाराबंकी, गोरखपुर। चलिए तो सहारनपुर में लगता है शाकंभरी देवी मेला, शाकंभरी देवी मेला। ठीक है, बाराबंकी में लगता है देवा मेला। ठीक है, गोरखपुर में प्रसिद्ध है खिचड़ी मेला। ठीक है, बहराइच में आयोजित होता है सैयद सालार मेला। तो ऑप्शन दूसरा यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई है, बताइए। ऑप्शन है 1951, 47, 1948, 1961। तो देखिए 17 फरवरी 1951 में, कहां पर, लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। तो पहला ऑप्शन हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लखनऊ की बात की है तो लखनऊ में इसके अलावा देखिए विष अनुसंधान संस्थान, उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि चीनी संस्थान कहां पर है, तो वो भी आपका लखनऊ में है। ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। ठीक है, देखिए इसके अलावा देखिए कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में कौन कौन से हैं, देखिए लखनऊ में, यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, नोट कर लीजिएगा। एक तो हो गया गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, दूसरा जो है वो है विष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में है दाल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, दाल अनुसंधान संस्थान। मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा में है बकरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कुछ अनुसंधान संस्थान है, इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो केवल विकलांगों के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय है, किस जिले में अवस्थित है। झांसी, चित्रकूट, एटाही, बिजनौर। तो देखिए ऑप्शन दूसरा सही आंसर हो जाएगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विकलांगों के लिए है, जो केवल कहां पर है, चित्रकूट में है। झांसी में है आपका, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, इसके पहले जो प्रैक्टिस कर लिए, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए एक और देखिए, वो विश्वविद्यालय में आपको बता देता हूं, राजीव गांधी उड्डयन विश्वविद्यालय। यदि आपसे पूछता है राजीव गांधी उड्डयन विश्वविद्यालय, पूछता है कहां पर है, याद रखना है अमेठी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अमेठी उत्तर प्रदेश, यह नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से किस फसल के उत्पादन में संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश सर्वप्रमुख है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सर्वाधिक मात्रा में इनका उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं यहां पर। चलिए देखिए, एक तो हो गया गेहूं उत्पादन। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कहां पर, उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन, याद रखिएगा, यहां से एक प्रश्न निश्चित बन सकता है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है, दूध का उत्पादन होता है, ये भी याद रखिएगा। पूछता है कि सबसे ज्यादा पशु भारत में कहां पर पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, यदि आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन कहां होता है, तो ये भी कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन पूछता है कहां पर होता है, तो ये भी कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, गेहूं हो गया, आलू, दुग्ध हो गया, गन्ना हो गया, चीनी, इन सभी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जालौन, सोनभद्र, हरदोई, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है लखीमपुर खीरी। तो ऑप्शन यहां पर चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हापुड़। ठीक है, यदि पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो वो है प्रयागराज, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, पूछता है कि सबसे कम जनसंख्या कहां पर है उत्तर प्रदेश में, वो है महोबा जिला। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा पूछता है कि सबसे ज्यादा वर्षा किस जिला में होती है, वो है सबसे ज्यादा वर्षा, तो वो है गोरखपुर। ठीक है, सबसे कम वर्षा पूछता है तो मथुरा जिला। ठीक है, चलिए ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि डोम राजा का महल कहां पर स्थित है। बस चलिए बताइए। ऑप्शन पहला है, कह रहा है झांसी में है, मथुरा में है, वाराणसी में है, आगरा में है। डोम राजा का महल, चलिए तो देखिए ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा, कहां पर है, वाराणसी में है। देखिए इसके अलावा वाराणसी में कौन कौन से, देखिए भारत माता मंदिर, यदि आपसे पूछता है कि भारत माता मंदिर कहां पर है उत्तर प्रदेश में, तो भारत माता मंदिर कहां पर है, वाराणसी। ठीक है, आगरा की बात करते हैं तो देखिए फतेहपुर सीकरी शहर किसके द्वारा करवाई गई थी स्थापना, कमेंट में बताइएगा। फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा हो गया। ठीक है, इसके अलावा जोधाबाई महल हो गया, पंचमहल हो गया, इन सभी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए देखिए, यदि आपसे देखिए एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है जो इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पूछता है कि अकबर का मकबरा कहां पर है, तो याद रखना है सिकंदरा। ठीक है, आगरा में। ठीक है, सिकंदरा, ये नोट कर लीजिएगा। पूछता है कि शेरशाह का मकबरा कहां पर है, तो सासाराम बिहार में है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। हुमायूं का मकबरा कहां पर है, तो ये आपको बताना है कमेंट में। चलिए दोस्तों, आज बस इतने ही प्रश्न हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने यहां पर आज कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, इसी से समझ में आएगा आपको कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। और बेटा यदि आपकी तैयारी कमजोर है तो याद रखिएगा, 2 विषय मैंने आपको बताए हैं। एक तो हिंदी आपका मजबूत होना चाहिए सिलेक्शन दिलवाने के लिए, और आपका जीके, तो दोनों विषय आप जबरदस्त रखिए। देखिए मैथ हो गया और रीजनिंग, इनको भी आपको कंप्लीट रखना है, लेकिन जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे वो 2 ही विषय हैं, एक तो हिंदी हो गया और जीके हो गया। तो जीके और हिंदी को कंप्लीट रखिएगा। जीके और हिंदी से संबंधित प्रतिदिन हमारे चैनल पर बेटा प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रतिदिन हमारे द्वारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और ठीक है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।